हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 9th का, आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसके कल के पेपर के लिए, कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम 15 फेब को यानी कि कल होने वाला है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम 17 फेब को होने वाला है। ठीक है, तो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के आपके एनुअल एग्जाम के लिए, दैट मींस फाइनल एग्जाम 2025 के लिए आज हम लेके आए हैं बच्चों अभी तक का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसे बहुत अच्छे से आपको मैं सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, वैसे तो देखो बच्चों, ऑलरेडी हमने आपको 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, 7 से लेके 8 सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व करके समझा दिए। और 9वीं के एक बच्चे के लिए इतने पेपर सॉल्व करना अपने आप में गर्व की बात है। लेकिन आपकी ना बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी कल पेपर होने वाला है, तो 1 2 पेपर से हमारी जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस एग्जाम के लिए, वो और अच्छी करवा दीजिए। तो आज हम अपना 9वां सैंपल पेपर लेके आए हैं बच्चों, और इस सैंपल पेपर का एक एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहां से बहुत से क्वेश्चन आपके फाइनल के ऑफिशियल एग्जाम में भी डिट्टो रिपीट होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है, सिलेक्टेड भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। ठीक है, और हाँ बच्चों, आप सभी को आपके फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आने का बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी की है। चलो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लेंगे। तो पेपर आपका 3 घंटे का आने वाला है और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, अब पेपर की अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पेपर में 6 खंड होंगे आपके और 37 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा बच्चों, ये आपका बेसिकली एमसीक्यू वाला रहेगा। इसमें 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 1 नंबर के होंगे, यानी कि 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे। और बच्चों एमसीक्यू के लिए अलग मैं लाइव लूंगा, जिसमें आपको कम से कम 200 एमसीक्यू कराऊंगा चारों किताबों के। ठीक है, खंड खा, इसमें 21 से 24 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, एक एक किताब से एक एक क्वेश्चन। खंड गा, इसमें 25 से 29 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के 5 क्वेश्चन। ओके, फिर आपका खंड घा रहेगा, इसमें 30 से 33 ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 नंबर के, यानी कि 5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक किताब से एक एक। फिर 5वें खंड में क्वेश्चन 34 36, मतलब 34 से 36 केस आधारित 4 नंबर के। ठीक है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे आखिर में आपका खंड 4 रहेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा 37, जो कि रहेगा 5 नंबर का मैप वाला, जिसमें मैप हिस्ट्री से 2 नंबर का होगा और ज्योग्राफी से 3 नंबर का। बच्चों मैप के लिए मैंने अलग से 2 वीडियो बना दी हैं, आई बटन में आपको दोनों ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी बच्चे जाके देख लेना। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हैं, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सोर्स बेस्ड। ठीक है, एंड सेक्शन एफ में एक ही क्वेश्चन होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड है 5 नंबर का। इस तरीके से हिस्ट्री से 3 नंबर का मैप और 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर का हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 3 नंबर का है। ओके, तो तैयार हो बच्चों आज के अपने इस 1 घंटे के महा एपिसोड को शुरू करने के लिए? रेडी? आर यू रेडी बच्चों? एंड ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब हम पेपर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे अब हम आ चुके हैं खंड का के अंदर, और ये हमारा इस पेपर का सबसे पहला सेक्शन है, बहुविकल्पीय प्रश्न वाला। ठीक है, यानी कि खंड का में सबसे पहले हमसे पूछे जाएंगे 20 एमसीक्यू। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है बच्चों, आज आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में या फिर अपने मन ही मन इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले दिमाग में जरूर सोचना। ठीक है, और जब ये सेक्शन खत्म हो, जहां जैसे ही सेक्शन खत्म होगा, तो आप मुझे अपना स्कोर बताना। मैं जानना चाहूंगा बच्चों कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कि 20 में से आपके कितने राइट आंसर थे। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करेंगे। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे शुरुआत होगी पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित जानकारी के अनुसार समाजवादी व्यक्ति की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो आपको विचार यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये किस व्यक्ति के हैं? तो देखिए इन व्यक्तियों का ये विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जो औद्योगिक समाज है, टेक्नोलॉजिकल, जिसमें फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, ये बेसिकली क्या है, एक पूंजीवादी समाज है। ठीक है,
इनके हिसाब से फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। यानी कि फैक्ट्री में जो पैसा लगा है ना, उस पे किसका अधिकार है? जो पूंजीपति हैं, है ना। और पूंजीपति ही मुनाफा कमाते हैं किससे? मजदूरों से मेहनत करवा के। तो ये बात किसने कही है? रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लॉक ने, या फिर कॉल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने कही है, या फिर स्टॉलिन ने कही है? ठीक है, फटाफट से बच्चों इसका आंसर सोचो। तब तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लीजिए, आपको इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो सोशलिस्ट हैं इनकी पहचान करनी है। तो बच्चों वो आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी। किसने कही है बात? ये कॉल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने। ठीक है, चलो सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ये आपका जो है ना सी वाला करेक्ट है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? सुएज नहर से इस देश की बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, तो सुएज नहर की वजह से किन दो देशों के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर के आसपास कम हो गई है? कितना ये डिस्टेंस किस बेसिकली कंट्री के बीच में ये जो रिड्यूस हुआ है? तो फटाफट से बताओ बच्चों। एक तो देखो इतना पता है आपको, यूरोप है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंट्री कौन सी है बच्चों? अगर आप देखेंगे कनाडा, तो कनाडा तो उसमें उधर आ जाता है यूएसए में। इंग्लैंड उसी का ही हिस्सा यूरोप का, ठीक है, और मतलब महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 7000 किलोमीटर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत है। ठीक है, क्या आंसर है बच्चों? भारत और यूरोप के बीच, इंडिया एंड यूरोप। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें देखिए क्या है बच्चों, भारत के बारे में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ है जानकारी और एक तरफ है किलोमीटर। तो बच्चों यहां से आपके 4 एक्स्ट्रा एमसीक्यू पूरे होने वाले हैं, बस ध्यान से देखना। देखो बच्चों, पहली इंफॉर्मेशन क्या है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा यानी कि भारत की पूरी जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? उसकी लंबाई है 15200। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सेकंड है बच्चों, भारत की जो समुद्री रेखा है, ठीक है, समुद्री रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है समुद्री रेखा की बच्चों? वो है 1756.6 किलोमीटर, ये वाली। ठीक, अगर हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दक्षिण में तमिलनाडु की, तो कितनी लंबाई है इसकी? 3214 किलोमीटर। ठीक, फिर पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? यानी कि पूरब दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम यानी कि गुजरात, तो यहां तक की कितनी चौड़ाई है इसकी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, इस तरीके से बी सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। चलो अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। एक तरफ है इंफॉर्मेशन, एक तरफ है किलोमीटर। तो पहले का ए है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको करवा भी देता हूं, और यहाँ पे एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो संविधान का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा की जो हमारी प्रारूप समिति थी ना बच्चों, प्रारूप समिति, ये उनके मेंबर थे, अध्यक्ष थे उनके। ठीक है, मेंबर ही नहीं बल्कि अध्यक्ष थे। ओके, अब संविधान के जनक और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? यानी कि ये एक ऐसा अधिकार है जिसको संविधान का हार्ट बोला गया है। ठीक है, संविधान की सोल बोला गया है बेसिकली। तो ऐसा अधिकार कौन सा आ गया भाई? देखो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, संपत्ति हटा दिया गया, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन 6 में से जो हमारा सबसे आखिरी वाला है, लास्ट वाला मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि ये किस अनुच्छेद में है? तो एक ही अनुच्छेद है और वो है 32। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बताता चलूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी और एक्स्ट्रा हो सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक है अभिकथन, एक है कारण। देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है? नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में 18 ब्रह्मायर के तख्ता पलट के बाद फ्रांस में सत्ता में आए। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में कैसे तख्ता पलट में आए ये बताएगा, मतलब फ्रांस में सत्ता में आए तख्ता पलट के बाद में। ठीक है, कारण क्या था?
नेपोलियन बोनापार्ट एक लोकप्रिय सेनापति था जिसने फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध अनेक युद्ध जीते थे। इसी वजह से जब तख्ता पलट हुआ तो वो फ्रांस में सत्ता में आया। तो बात क्या है यहाँ पे? बात ये है कि दोनों सही हैं और दोनों यहाँ पे व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो सेम इंग्लिश मीडियम में रीजन एक्सप्लेन असर्शन एंड रीजन इज राइट एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, तो ए करेक्ट है। ठीक है, ये ए वाला करेक्ट है बच्चों, कहीं आप ये नीचे वाला समझ लो, ये वाला। ठीक है, अब बच्चों है हमारा क्वेश्चन 6। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभावित उपायों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वर्ष 1932 के वर्ष में जर्मनी में सर्वहाराकरण से डराने के लिए किया जा सकता है? तो बच्चों यहाँ पे ना एक चीज को बड़े गौर से सुनो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं जो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या मतलब है, इसमें यह बताना है 1932 के वर्ष में, यानी कि 1932 के साल में जर्मनी में सर्वहाराकरण से डराने के लिए क्या किया गया था। ठीक है, सभी को तो क्या किया गया था बच्चों, जो औद्योगिक उत्पादन है ये 1929 के स्तर के 40% तक कम हो गया था। यानी कि जो औद्योगिक उत्पादन था ना, औद्योगिक प्रोडक्शन जो था वो 1929 में जितना हो रहा था मात्र 3 साल में 40% कम हो गया, तो इससे डर गए। दूसरा, बेरोजगारियों की जो संख्या थी पहले उससे 6 मिलियन तक पहुंच गई थी। ठीक है, बड़े बड़े करोड़पतियों ने खूब मुनाफा कमाया, नहीं ये वाला नहीं होगा। फिर कृषि कीमतों में तेज गिरावट हुई और किसानों का बड़ा समूह प्रभावित हुआ। तो ये सारी बातें किसके लिए हैं, जो आम गरीब लोग हैं, सर्वहाराकरण उनको डराने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है, केवल गलत है तीसरा वाला, यानी कि 1 2 4 ये सही है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो पहला ठीक है, दूसरा लेकिन तीसरा गलत है, चौथा सही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है। और हाँ बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सभी बच्चे चाहते हो कि आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है इसमें आप 80 में से कम 50, 55, 60, 70, 65 इतने नंबर लाओ, तो आपके इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने सोशल साइंस के 10 सैंपल पेपर बनाए हैं बच्चों विद कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। तो आप सभी बच्चे इन सैंपल पेपर की जो बुक है बच्चों, आप उसका पीडीएफ बाय कर सकते हो बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए। आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। आप अपना नाम बताएं, सब्जेक्ट बताएं, मीडियम बताएं और सैंपल पेपर बाय कर सकते हैं। इंग्लिश के भी अवेलेबल हैं और हिंदी के भी हैं। ठीक है, प्राइस 50% ऑफ अभी चल रहा है। एक सब्जेक्ट इन जस्ट 149 में, 2 सब्जेक्ट इन जस्ट 289 में, 3 सब्जेक्ट इन जस्ट 399 में। तो जल्दी से जाओ, बाय करो और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर बनाओ। ठीक है, चलो अब हम पेपर की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो नर्मदा नदी है इसके संदर्भ में सही है। यानी कि इन चारों में से केवल एक ही सही है इसके बारे में। ठीक है, तो पहला है कि ये हिमालय से निकलती है, गलत है, अमरकंटक से निकलती है। ये एक ज्वारनदमुख बनाती है, हाँ ये वाला सही है बच्चों। कौन सा सही है, ये एक ज्वारनदमुख बनाती है, तो बी वाला करेक्ट है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, एक सेकेंड कहाँ गया इंग्लिश में, ये रहा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब इसमें मैंने एक अथवा ले लिया बच्चों, अथवा हिस्ट्री से है कि जो बोल्शेविक पार्टी थी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या रखा था बच्चों, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रखा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन से अब ये समझ लीजिए कि एक तो 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन 8 है, लक्षद्वीप समूह की विशेषता बताइए। ठीक है, बताइए इन द सेंस की विशेषता क्या है इसमें से। तो लक्षद्वीप समूह जो होते हैं ना, ये प्रवाल से निर्मित होते हैं। किससे, प्रवाल से बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये समूह, अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पे, अरब सागर में। इनका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तकरीबन 32 किलोमीटर, बस इतना ही छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। उसके अलावा इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है बच्चों वो है कावारत्ती। क्या है, कावारत्ती। तो अब आपसे पेपर में 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आए कि लक्षद्वीप समूह की विशेषता बताइए, तो कैसे लिखोगे, ये द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं, अरब सागर में स्थित हैं। ठीक है, कुल इनका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है, कावारत्ती इनका प्रशासनिक मुख्यालय है ना। तो जो डी वाला ऑप्शन है बच्चों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर है 9th। अब इसमें पूछा गया बच्चों,
भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न का जो बफर स्टॉक है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक आखिर क्यों बनाती है भारतीय सरकार? तो देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आपदा आ जाए, बाढ़, भूकंप, सुनामी या कुछ भी हो जाए, या फिर कई बार फसल नहीं होती है, मानसून खराब हो जाता है, तो ऐसे में जो कमी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे खाद्यान्न की कमी है, ठीक है, जो समाज के गरीब वर्ग है, उनके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, जल, ये सब नहीं है उनके पास में। तो ऐसे लोगों के बीच में खाद्यान्न को वितरित करने के लिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है और सस्ते से कम दामों पे लोगों को जो फूड है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये तो बहुत ही इजी है कि रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है? तो रंग भेद का मतलब क्या होता है कि नस्ल के आधार पे भेदभाव। किसके? नस्ल के आधार पे। जैसे अफ्रीका में था ना, यूरोपीय गोरे लोग और अफ्रीकन काले लोग, तो ये क्या भेदभाव था? ये था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नस्ली भेदभाव। अब इसी में अथवा मैंने ले लिया बच्चों कि 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलाएगी? देखो ध्यान से सुन लो बच्चों, पहले तो रंगभेद की नीति किस देश में चलाई गई? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति की शुरुआत कब हुई? 1948 में। रंगभेद की नीति खत्म कब हुई? 1994 में। इंपॉर्टेंट नेता का नाम बताइए? नेल्सन मंडेला। सबसे बड़े राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद करते चलिए, ठीक है, और मैं आपको बताता चलूंगा, है ना बच्चों? तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है? इसमें एक अंतर हमें पहचानना है। कैसा अंतर? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम कहते हैं आरपीडीएस। ठीक है, आर एक सेकेंड, आरपीडीएस। ठीक है, आरपीडीएस और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस, इनमें एक अंतर है। तो वो अंतर क्या है, ये पहचानिए। तो बच्चों, जो आरपीडीएस है ना, ये सार्वभौम है, और जो टीपीडीएस है ये गरीबों को लक्षित करने के लिए। ठीक है, देखो जैसा कि नाम से पता चलता है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए है, लक्षित यानी कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों को टारगेट करते हुए। ठीक है, गरीबों के लिए ही है केवल, है ना। सार्वजनिक सभी के लिए, लक्षित केवल गरीबों के लिए। तो ये है इसमें, आरपीडीएस सार्वभौम है, टीपीडीएस सिर्फ गरीबों को लक्षित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें बच्चों आपके जो मिलान है वो भी पूरे होंगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखो, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी भूमिका के साथ सुमेलित किया गया है, सही कथन की पहचान करो। तो जैसे कि संस्था है हमारी प्रधानमंत्री और कैबिनेट, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारी कैबिनेट है वो क्या काम करती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नीतिगत निर्णय लेने वाली संस्था है। ठीक है, नीतिगत निर्णय लेती है हमारे देश के लिए। सिविल सेवक जो है, जब किसी प्रधानमंत्री वगैरह ने निर्णय ले लिया तो ऐसे फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है बच्चों जो किसी भी तरीके के विवाद का निपटारा करती है संविधान के हिसाब से, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सिविल सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पे है अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन में क्या है बच्चों? प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। तो अभिकथन में क्या बताया? सिंपल सा, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये 1993 में चालू हुई। कारण क्या था बच्चों? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए स्वरोजगार यानी कि अपना ही कोई रोजगार खोलना, अपने व्यापार वगैरह करना, ऐसे अवसर को सृजित करना, उन्हें लघु व्यवसाय या फिर उद्योग स्थापित करने की उनकी सहायता करना, ये इसके अंतर्गत लागू किया गया। तो ये सही है, मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है कब आई थी, ये क्यों आई, या फिर इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, चलो अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया बच्चों, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? ठीक है,
तो अभी आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो आंसर मैं बताऊंगा आपको मुझे कमेंट में ये बताना है बच्चों कि ये जो अभी मैं आपको ऊंचा शिखर बताने वाला हूं ये किस राज्य में है। ठीक है, आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो शिखर है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा अन्नाईमुडी। ठीक है, क्या है, अन्नाईमुडी। अब मुझे कमेंट में ये बताओ ये किस स्टेट में है। ठीक है, किस राज्य में है, किस स्टेट में, ये मुझे बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चों को पता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में राशन प्रणाली ये कब शुरू हुई थी बच्चों। तो भारत में जो राशन प्रणाली है ये कब शुरू हुई थी, 1940 के दशक में। ठीक है, 1940 के दशक में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 1793 से लेके 1794 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्ण राज्य किया, इसीलिए इस काल को डैश भी कहा जाता है। यानी कि देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रोबेस्पियर था इसने 1793 से 94 तक ये एक साल ऐसा शासन किया, ऐसा शासन किया, आतंक मचा के रख दिया उसने। ठीक है, इसीलिए इसके शासन को क्या बोला जाता है, आतंक का काल, आतंक शासन, पीरियड ऑफ टेरर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहली जानकारी, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र ये एक यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रूशिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया, लोगों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी शब्द है बच्चों इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 1 2 3 सारी बातें सही है हमारी। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबकी सब सही है और ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए मान लीजिए आप विलास हैं, आपका नाम जो भी है, तो आप एक बैंक में नौकरी करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो उसकी आर्थिक गतिविधि को पहचानिए। अब उसकी आर्थिक गतिविधि क्या होगी ये पहचाननी है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में कृषि से प्राप्त हुए माल को बेचने योग्य बनाना, उद्योग में ले जाके उसको द्वितीय कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में होती हैं सेवाएं। ठीक है, सेवाएं जैसे कि नौकरी करना, ये सारी चीजें। ओके, तो ऑप्शन सी है टेरिटरी सेक्टर, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 18, एक तरफ है नदी का नाम और एक तरफ है उनका उद्गम स्थल। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहली है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है ना वहाँ पे महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ से निकलती है। सेकंड है बच्चों महानदी द्रोणी। अब ये महानदी कहाँ से निकलती है बच्चों, महानदी निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। फिर आती है बच्चों कृष्णा नदी, तो ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से। और चौथा कावेरी द्रोणी, ये निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। ठीक है, तो कौन सी नदी द्रोणी कहाँ से निकलती है समझ गए अच्छे से। अब हम इसके ऑप्शन को चूज करेंगे, तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो गोदावरी बेसिन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी बेसिन के लिए ऑप्शन सी, कावेरी कृष्णा बेसिन ऑप्शन डी, कावेरी बेसिन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन हाँ ए वाला करेक्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे नदियों के बारे में एक और चीज बताई गई है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पे हमें नदी की पहचान करनी है। ठीक है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना अभी, ये इसमें ना एक नदी है वो पहचाननी है हमें। तो ये एक ऐसी नदी है जो कि गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ध्यान से समझ लो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमालय से। अब गंगोत्री कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निकट गंगोत्री हिमनद से कौन सी निकलती है, गंगा नदी। कौन सी बच्चों, गंगा नदी। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, घाघरा, गंडक, कोशी, ये हैं। नदी के ढाल में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर में गिरावट आती रहती है। और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको बिहार में बेसिकली किस नाम से जाना जाता है ना। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है ना।
तो ये चीज़ भी याद कर लेना, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ये किसकी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, गंगा रिवर की। चलो ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, 3 नंबर का भी होगा और एमसीक्यू भी। तो क्वेश्चन 20 है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक मौलिक अधिकार, तो ये जिन अनुच्छेदों में दिया गया है उसके बारे में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो अनुच्छेद है हमारा 29। 29 में क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति इसको सुरक्षित रखने का उसे अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक चाहें तो अपनी पसंद का जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसे चला सकता है। अब इसमें जो अल्पसंख्यक शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसको चलाने का अधिकार भी है। ठीक है, ये भी ठीक है। अल्पसंख्यक होता कौन है बच्चों, तो किसी भी देश में ऐसा जनसंख्या का एक भाग जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति अलग है और उनकी संख्या ना के बराबर है, बहुत कम है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सब हमारे सही हैं। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, तो जो हमारा राइट है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, तो इसमें आर्टिकल 29, 30 एंड माइनॉरिटीज क्या होते हैं इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ये डी वाला, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पेपर था इसका पार्ट 1 जो, यानी कि एक सेकेंड रुको, हाँ, खंड का जो है बच्चों, इसके हमने टोटल 20 एमसीक्यूज पूरे कर लिए हैं। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 20 आउट ऑफ आपने कितने के सही राइट आंसर दिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, और आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप अपनी सोशल साइंस की तैयारी बहुत 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 अच्छी करना चाहते हो ना, तो जल्दी से इन सभी सैंपल पेपर्स को बाय कर लो। एक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर हैं बच्चों सोशल साइंस के। अगर आप पीडीएफ इनका चाहते हो, इस बुक का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो ना, तो आपको हम ये व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करें, आप अपना नाम बताएं, सब्जेक्ट बताएं और मीडियम बताएं, और जल्दी से बाय कर लो। ठीक है, 50% ऑफ है, उसके बाद में जैसे एसएसटी का पेपर खत्म होगा ये बंद हो जाएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको 149 में। इंग्लिश के भी 10 पेपर हैं, हिंदी के भी 10 पेपर हैं, पूरा सॉल्यूशन है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं 289 में, 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं 399 में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए अवेलेबल है। ओके बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले भी करवाए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं, एक सेकेंड, हमारा जो क्वेश्चन पेपर था कहाँ गया, देखो अभी हमने जो है अपना ये वाला पेपर किया है ना। ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले खंड की तरफ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड खा है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के बाद मनमानी नहीं कर सकती है, मुख्य कारणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे सीएम हैं, जब एक बार ये इलेक्ट हो गए, इन्होंने अपनी पद की शपथ ग्रहण कर ली, तो ये चुनाव जीतने के बाद भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, इसके क्या कारण है, इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला, हमारा जो भारत का संविधान है ना, हमारे भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे नियम हैं कि चुनाव जीतने के बाद में सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे देश पे शासन करेगी, वो सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ नियम, कायदे, कानून भी होते हैं इन नेताओं के लिए कि ये इस हद से पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और संविधान के अनुसार इनको जनता के लिए कार्य करना होगा। हमने चुना है, जनता ने चुना है, तो जनता के हित, जनता के विकास के लिए इन्हें कार्य करना होगा। मनमानी नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, और साथ ही अगले चुनाव के लिए वोटरों को बढ़ाना है, यानी कि मनमानी करेंगे तो कोई भी इन्हें वोट देगा अगले साल, नहीं देगा। तो मनमानी इसीलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि मनमानी की तो नेक्स्ट ईयर फिर पत्ता साफ है इनका, फिर नहीं आने की राजनीति में, है ना, ये चीज। ओके,
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? यानी कि जैसे भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी भारत के नागरिकों को बहुत सारे राइट्स अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि 6 मौलिक अधिकार हैं और कुछ मूल कर्तव्य वगैरह भी हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना? तो आखिर हमें इन अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? तो लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता, सबसे पहली बात, बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए। यानी कि पूरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा, संस्कृति, लिपि सब अलग है और उनकी संख्या कम है। तो ऐसे अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। दूसरा, सरकार के अनुचित कानूनों और दमनकारी नीति से बचाव के लिए, अर्थात सरकार कोई अनुचित कानून लाना चाहती है, लागू करना चाहती है, दमनकारी नीति अपनाती है, तो ऐसे में नागरिकों का बचाव कौन करेगा? उसकी ये अधिकार करेंगे। ठीक है? एक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो है उसको करवाना, ये भी अधिकारों की बदौलत ही हो पाया है। इसीलिए जरूरत है अधिकारों की। ठीक है? एक मजबूत, अच्छा, सच्चा नागरिक बनकर जीने के लिए अधिकार की आवश्यकता है। अपना विकास करने के लिए अधिकार की आवश्यकता है ना बच्चों? ओके, तो अब सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्टिफाई दी स्टेटमेंट विद रीजंस। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसे जस्टिफाई करेंगे? व्हाट इज द नीड ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेसी? तो नीड क्यों है राइट्स की डेमोक्रेसी में? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, नासीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषण क्या थी? ठीक है, तो नासीवाद जो आंदोलन हुआ इसकी मुख्य विशेषण क्या थी बच्चों? सबसे पहले जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद विचारधारा का उत्थान हुआ। यानी कि जब हिटलर जर्मनी का शासक बना तब उसके अधीन नाजीवाद जो था वो ज़्यादा तेजी से फैला। ठीक है, अब ये नासीवाद आंदोलन बहुत तानाशाही हो चुका था। ठीक है, तानाशाही हो चुका था। आंदोलनकारियों ने जो संसदीय संस्था थी जर्मनी की, इसका विरोध किया। ठीक है, एक ही नेता के शासन का गुणगान कर रहे थे, इसीलिए इसका विरोध किया, और साथ ही विभिन्न संगठनों के विरुद्ध अभियान चलाए गए, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाजी मूवमेंट? ठीक है, तो क्या क्या बच्चों, वो यहां से देख लीजिए, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसमें बेसिकली क्या है बच्चों, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। प्रच्छन्न तथा मौसमी बेरोजगारी, इनमें अंतर क्या होता है? तो पेपर में बच्चों प्रच्छन्न 2 नंबर में अलग से आ सकता है और मौसमी बेरोजगारी अलग से आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों पहले देखेंगे प्रच्छन्न को। यह वह स्थिति है जब श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया में शामिल तो होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि कोई काम चल रहा है, ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसमें शामिल तो हैं, लेकिन उससे उस काम पे कोई असर नहीं पड़ता। इससे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम में केवल 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहां 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ना, ये प्रच्छन्न बेरोजगार माने जाते हैं। ठीक है, यदि उन्हें हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये चीज है। फिर आता है बच्चों मौसमी बेरोजगारी। ये वह होता है, मतलब ये स्थिति तब होती है जब कुछ विशेष महीनों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब खेत खलियान वगैरह जो है एकदम खाली पड़े रहते हैं, उद्योग जो है वो भी शांत हो जाते हैं, है ना। खास करके भारत में जो कृषि कार्य है ये मौसमी है, जिसमें बिजाई, कटाई, निराई, इन सभी का जो कार्य जब होता है तो सभी को रोजगार मिलता है। लेकिन बिजाई हो गई, कटाई हो गई, निराई हो गई, अब जब फसल उग रही है ना, अब जब कटेगा तो इसके बीच में क्या करेंगे, है ना, तो इसमें तो बेरोजगार रहते हैं ना। तो बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी, और ये है प्रच्छन्न। ठीक है, ये चीज होती है बच्चों, बस छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रेस्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? ठीक है, तो पहली वाली ये है आपकी, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये वाला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या कहा गया है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। समझाइए कैसे? यानी कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का बेसिकली यहाँ पे अंतर है। ऐसा क्यों है बच्चों? तो देखो, भारत के भूगोल के हिसाब से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेके
68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, तो देखो उत्तरी अक्षांश से लेके अगर हम ये इसको देखें तो इसमें भी 30 का अंतर है। पूर्वी देशांतर से लेके पूर्वी देशांतर ये इसका देखेंगे तो ये कितना है 97। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश से आप गुजरात की तरफ आएंगे तो भी आपको कितना देखने को मिलेगा 30। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की तरफ आएंगे तो भी आपको 30 देखने को मिलेगा, है ना, ये अंतर है। अब इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो जोड़ दी है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है ना। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बच्चों कि हिंद महासागर में भारत की जो केंद्रीय स्थिति है इसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं इससे। ठीक है, देखो हमारा जो हिंद महासागर है, ठीक है, उसके मामले में भारत जो इसके केंद्र में स्थित है तो इसको क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं उससे। तो लिखेंगे बच्चों हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो बच्चों हिंद महासागर में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी तट रेखा भारत जितनी लंबी हिंद महासागर में लगती हो। ठीक है, अरेबियन सी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, यानी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वो इसी का एग्जाम्पल है ना। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, ये जितने भी यहाँ पे इसके राष्ट्र हैं, यानी कि ये जो सारे के सारे देश है ना, ये व्यापार करने के लिए भारत से होकर ही गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। इन सभी लाभों को भारत से जुड़े होने के कारण भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत को उसकी केंद्रीय स्थिति के बहुत सारे लाभ है बच्चों। ठीक है, चलो तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया 24 यहाँ पे कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री इन लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो कैसे बच्चों वो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हाउ डज इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इन इंडियन ओशन गिव एनी टू। यहाँ पे मैंने 2 की जगह 3 दे दी है। ठीक है, चलो अब इससे पहले कि हम खंड नंबर गा को शुरुआत करें, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप उससे भी तैयारी कर सकें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप है ना, आप जो है ना चुनाव में उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपना प्रचार कैसे करेंगे। आप सभा करके प्रचार करेंगे, रैलियां बना के प्रचार करेंगे, घर घर वोट मांग के प्रचार करेंगे, है ना, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे अपना। ओके, डेमोक्रेसी के बारे में एमसीक्यू आपको बता ही दिया है मैंने। औद्योगिक क्रांति के समक्ष बच्चों क्या क्या समस्याएं आई थी। तो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, काम जो था वो कम मजदूरी में ज़्यादा समय तक करना पड़ता था, आवास की समस्या बढ़ गई थी, साफ सफाई नहीं थी बिल्कुल भी काम की जगह पे, है ना, तो ये समस्याएं थी। और भी एक आधा क्वेश्चन है ये वाला कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टोटल ये 6 हैं। बाकी 7वें नंबर पे इंडिया आता ही है ना। ये चीज़ें थी। कुछ मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए थे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, जैसे कि 3 नंबर में कि वर्साई की जो संधि है ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपको करवाया था कि कार्यपालिका क्या होती है, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो उत्तरी मैदान है बच्चों, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके वो भी बताए थे मैंने आपको। और जो हिमाद्री है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी बता रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे कामों में क्यों नियोजित होती हैं जहाँ पे उन्हें कम पैसा मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवा रखे हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से। बाकी ये देखेंगे यहाँ पे कि हाँ, अधिकारों का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। ओके, और एक हमारा पेपर था सबसे पहला वाला। ठीक है, ये पहला वाला पेपर है, इसमें मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा एक, लुई सोल्वे के सिंहासन पर बैठने के समय जो फ्रांस की स्थिति थी वो कैसी थी बच्चों। खजाना खाली था, युद्ध की वजह से जो आर्थिक संसाधन थे ये विनाश हो चुके थे, राजाओं के द्वारा जीवन यापन के लिए बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा था, 10 अरब लीवर से ज़्यादा ऋण हो गया था। फिर नासी सोच के खास पहलू क्या क्या थे बच्चों।
तो नास्तिक सोच के खास पहलू भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं अच्छे से। अपने आप को सेठ मानते थे, सभी को हीन मानते थे, ठीक है? हिटलर को मसीहा मानते थे, इस तरीके से। और भी देखेंगे तो भारत की जो तटरेखा है वो लंबी कितनी है और इसके 2 लाभ क्या हैं? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने ऑलरेडी, है ना? इसके अलावा कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं? ये भी करवाया हुआ है। फिर आप देखेंगे तो ये है कि लोकतंत्र नागरिकों की समानता बढ़ाता है, ठीक है? और किन्हीं 2-3 कारणों को देके आपको स्पष्ट करना है, तो बता देंगे ईज़िली, है ना? ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहाँ पर लोगों को सीमित अधिकारों से वंचित रखा गया, तो वो थे ग्वांतानामो बे और सऊदी अरेबिया, ठीक है? कोसोवो भी एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको 3 नंबर में बताया था, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? ठीक है? तो 1905 से पहले सामाजिक हालात बहुत ही गरीबी वाले रहे थे। आर्थिक हालात में देखेंगे तो अकाल वगैरह पड़ गया था, है ना? राजनीतिक हालात बहुत ही खराब थे इसके, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक? और ये हिंदी में है। हमारे देश को या फिर किसी भी देश को आखिर संविधान की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो संविधान की आवश्यकता के ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैंने समझा रखा है बच्चों, है ना? तो ये वीडियो पता है क्या है? आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो दिखा ही रहा हूँ। इसके अलावा अभी जो हमारा नया पेपर है ना, उसके कुछ क्वेश्चन आपको समझाऊँगा भी, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन है कि झीलें जो है वो मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों? तो झीलें जो होती हैं, ये बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती हैं। अधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं, सूखे के मौसम में पानी देके उसको संतुलित करती हैं। झीलों के प्रयोग से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्र की जलवायु संतुलित रहती है। जलीय परितंत्र संतुलित होता है, पर्यटन इससे बढ़ता है। लोग झीलों को देखने के लिए आते हैं बड़ी-बड़ी दूर-दूर से, है ना? चलो, हम वापस से चलते हैं अपने पेपर पे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे अपने खंड गा को, जिसमें है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3-3 नंबर के टोटल 5 प्रश्न, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है? देखो क्वेश्चन 25, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किन 2 आधारों पर किया जाता है? उदाहरण से बताइए। यानी कि भारत में निर्धनता रेखा जो है वो कैसे निर्धारित की जाती है, ये बताइए। तो इसके ना 2 आधार हैं, एक तो है कैलोरी के आधार पे और एक है आय के आधार पे। तो दोनों को बड़े ध्यान से समझते हैं बच्चों, ठीक है? ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटे-छोटे पॉइंट हैं। सबसे पहले कैलोरी के आधार पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अगर इतनी है तो वो गरीब निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर इससे कम है, ठीक है? इससे कम है उसकी प्रतिदिन की कैलोरी, तो समझ लीजिए वो निर्धनता रेखा में है, ठीक है? वहीं शहरी क्षेत्रों में अगर एक व्यक्ति की कैलोरी 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन है, ठीक है? या उससे कम है, तो फिर क्या होगा? वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है या उससे नीचे है, तो होगा निर्धनता रेखा में। शहरी क्षेत्रों में 2100 है या फिर उससे नीचे है, तो होगा रेखा में, ठीक है? फिर आय के आधार पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है? तेंदुलकर समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह और 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से, ठीक है? अर्थात देखो यहाँ पे ना ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय के आधार पे निर्धनता रेखा का आकलन होता है ना, उसके 2 यहाँ पे आधार हैं। एक तो तेंदुलकर समिति ने बताया कि जब व्यक्ति हर महीने 816 रुपए से कम कमाए, तो वो है भारत में निर्धनता रेखा का हकदार, ठीक है? रंगराजन समिति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 972 रुपए गाँव में कमाता है या उससे कम, तो निर्धनता रेखा का वो है। फिर शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे, तो तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 1000 से कम रुपए कमाता है प्रति माह, वो इसका हकदार है गरीबी रेखा का। और रंगरंजन समिति के अनुसार जो व्यक्ति 1407 रुपए एक महीने में उससे कम में कमाता है, तो वो भी इसका हकदार है। 1407 से कम कमाता है एक महीने में, तो ठीक है? तो 2 बेसिस हो गए इसके। कौन-कौन से? एक तो है बच्चों कैलोरी बर्न के ऊपर, ठीक है? कितनी कैलोरी है, और दूसरा आय के आधार पे, ओके? चलो, सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन विच 2 बेसिस इज द पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन विद द कोड्स। चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन 26 से बच्चों यहाँ पे दिया गया है हमें, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। यानी कि एक ऐसी सरकार जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ पे क्या अभिलक्षण होंगे बच्चों?
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे लोगों को सरकार की या फिर सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार भी नहीं होगा, है ना? कोई भी सरकार क्यों चाहेगी उसकी आलोचना होगी? लेकिन लोकतंत्र में हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? शासनकर्ता सबसे सर्वा है, यानी कि शासनकर्ता ही सबसे ऊपर है, वही देश के लिए सब कुछ है। इसके अलावा विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है? वहाँ पे कोई विपक्षी दल चुनाव अगर गलती से लड़ भी ले तो जीतेगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि दबदबा उसी का ही है, वही हमेशा बनती है, पिछले 60 70 80 सालों से वही बनती चली आ रही है, ठीक है? मजदूरों को व्यापारी संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं होती, जैसे लोकतंत्र में जो हम लेबर लोग होते हैं वो अपना यूनियन बना सकते हैं, ठीक है? लेबर यूनियन बना सकते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा कुछ नहीं बना सकते। प्रेस को पूर्ण आज़ादी नहीं मिलती है। पूर्ण आज़ादी क्या है? यानी कि उस पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी समाचार पत्र या प्रेस सरकार के बारे में चाहे अच्छा या बुरा छापना है, तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और सरकार से मंजूरी लेगी तो सरकार अपने बारे में कभी गलत छापने नहीं देगी, है ना? तो उसकी पूरी आज़ादी नहीं मिलती उसको। इसी तरीके से राइट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इस तरीके से लिखेंगे और इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन 27, भारतीय द्वीप समूहों की विशेषताओं का उल्लेख करो। तो बच्चों, भारत में दो तरीके के द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब बच्चों यही सेम क्वेश्चन पता है एमसीक्यू में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है? देखो बच्चों, लक्षद्वीप समूह पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे। लक्षद्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं, अरब सागर में स्थित हैं। किससे बने हैं? प्रवाल से। और कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। इनका कुल क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है कवारत्ती। इस द्वीप समूह में पादप, जंतु, अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है? अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, जो कि दो भागों में डिवाइड है। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है? इनकी जलवायु विषुवतीय होती है। इस द्वीप समूह में पादप और जंतुओं की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है? और यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक केंद्र है, ठीक है? तो ये विशेषता है इन अपने अपने अलग अलग द्वीप समूह की। ओके, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करें तो देखो, लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल से बनते हैं और अरब अरब सागर में स्थित हैं, जबकि अंडमान निकोबार समूह कैसे हैं बच्चों? ये जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इनका क्षेत्रफल 3200 किलोमीटर है और इसका जो क्या नाम है प्रशासनिक मुख्यालय है लक्षद्वीप का, वो कावारत्ती है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक? चलो अगला क्वेश्चन, सहायक नदियों और वितरनिकाओं में अंतर बताइए, ठीक है? एक होती है सहायक नदियां किसी भी नदी की, ठीक है? और दूसरी होती हैं वितारनिकाएं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे सहायक नदी की, फिर वितारिका की। तो देखो, सहायक नदी तो वह नदी जो किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसे कहते हैं सहायक नदी। यह नदी मुख्य नदी का जल स्तर भी बढ़ा देती है, ठीक है? ये क्या कहती है? मुख्य नदी का जल स्तर भी बढ़ा देती है, उसके प्रभाव को और तेज कर देती है। जैसे कि यमुना जो है ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जब ये गंगा में मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव बना देती है ना? फिर अगला यहाँ पे है वितारिका। क्या है? वितारिका वह नदी जो किसी नदी के अवरोध के कारण अलग होकर बहने लगती है, वितारिका कहलाती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक नदी जा रही है, ठीक है? ये नदी जा रही है, अब क्या हुआ कि कुछ भी प्राकृतिक घटना घटी और यहाँ पे ना कुछ मिट्टी वगैरह खसकी या मैदान कट गया, तो इधर से थोड़ा सा पानी ऐसे इधर से निकल गया, ठीक है?
अब ये जो थोड़ा सा पानी निकला ना इसका, अब ये आगे की तरफ चला गया, मैदान की तरफ उसने काट दिया, अब ये छोटी नदी बन गई। इसको वितारिका कहते हैं। यह नदी के जल स्तर को घटा देती है क्योंकि थोड़ा बहुत पानी इधर चला गया इसका, है ना, और उसके प्रभाव को भी धीमा कर देती है। हुगली गंगा नदी की वितारिका है। ठीक है, गंगा नदी की वितारिका का नाम हुगली है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप सेम इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन आइसलैंड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बातें आ जाएंगी, इजीली पढ़ सकते हैं आप, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड देन जो हमारी रिवर है और जो दूसरी पॉइंट है इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। 28 में पूछा गया है, चुनावी कानूनों के अनुसार, यानी कि जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव के कानूनों के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी क्या काम नहीं कर सकती है। यानी कि जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई कि अब चुनाव होने वाले हैं, नामांकन वगैरह सब कुछ चालू हो गया, तो इस टाइम पे कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला काम, मतदाता को प्रलोभन, घूस या फिर धमकी देना। ठीक है, वो मतदाता को ऐसे बहुत सारी जो होती है ना कि फ्री 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 फ्री, है ना, ऐसी चीज़ों का प्रलोभन नहीं दे सकती है, धमकी नहीं दे सकती है, और पैसे दे के वोट भी नहीं खरीद सकती। ठीक है, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के नेता, वो जो है उम्मीदवार जो है, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। इसके अलावा चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का प्रयोग, ठीक है, जब चुनाव अभियान होंगे तो उसमें जो सरकारी साधन है उनका उपयोग करेगा, पर्सनली कुछ यूज नहीं करेगा। फिर लोकसभा चुनाव के एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा। अगर लोकसभा का चुनाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख वो खर्च कर सकता है अपने आप पूरे प्रचार में, और अगर विधानसभा का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकता है ना, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकता है ना, ये चीजें होती है बच्चों। ओके, और चुनाव अभियान के दौरान वो सरकारी जो साधन है इनका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है ना, अभी मैंने बता दिया था कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। ठीक है, करेगा तो उस पर फाइन लगेगा फिर। ठीक है, मैंने कल इसके ऊपर पूरी केस स्टडी देखी थी इसके ऊपर, तभी मुझे याद आया, रे ये तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रोंग बता दिया था। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों समझ गए। अब इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट कैन नाउ कैंडिडेट और पार्टी डू ड्यूरिंग इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपके देख सकते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, अपने उत्तर को उपयुक्त तर्क से समझाइए। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, जब ये सफल भी हुई तो इसने समाज के सभी वर्गों को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है, अब समाज के सभी वर्गों को कैसे फायदा नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं, वो बताना है। ठीक है, तो बच्चों पहला पॉइंट लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज के सभी वंचित वर्गों जैसे कि व्यापारी, किसान, भूमि, मजदूर, महिलाओं, इनके द्वारा लड़ी गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति किन्होंने की थी? फ्रांस के व्यापारियों ने, किसानों ने, भूमिहीन मजदूरों ने, महिलाओं ने लड़ी थी, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति के सभी, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से सभी का अपना विश्वास था, अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। व्यापारी वर्ग का अपना अलग जो है दृष्टिकोण था। ठीक है, अलग आकांक्षाएं थी। किसानों की अपने अलग विश्वास थे, अलग आकांक्षा थी। महिलाओं की अपनी अलग विश्वास आकांक्षाएं थी। ठीक है, वे भोजन और काम के मामले में बेहतर जीवन के उत्सुक थे। ये सब ये चाहते थे कि भोजन के मामले में और काम के मामले में हमें जीवन के मतलब अच्छा जीवन मिले। ठीक है, हालांकि इसने उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। ठीक है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने इनकी इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। जैसे राजनीतिक अधिकार धनी वर्ग के लिए आरक्षित थे। ठीक है, राजनीतिक अधिकार जो थे वो धनी वर्गों के लिए आरक्षित थे, जो कि उन्हें नहीं दिए गए। लेकिन फाइनली महिलाओं को 1946 में जाके मतदान का अधिकार मिला, और उसके लिए उन्हें तकरीबन मान के चलिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, वास्तव में स्वतंत्रता
और समानता के अपने स्वयं के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। ठीक है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, इसमें जो कुछ भी गतिविधि हुई, इसकी वजह से स्वतंत्रता और समानता के जो सिद्धांत थे उनका उल्लंघन हुआ। ठीक है, गरीब नागरिकों, महिलाओं और दासों के अधिकार, दास जो थे उनको अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, और 1848 में ये मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। इस तरीके से है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। अब कैसे नहीं किया, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ऑल एक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एक्सप्लेन द आंसर विद द सुटेबल रीजनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, इजीली देख सकते हैं। अब इससे पहले का जो हमारा पेपर था बच्चों, उसमें हमने कई 5-5 नंबर के ऐसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब एक क्वेश्चन ही जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, ग्रामीण स्वरोजगार स्वर्ण जयंती योजना क्या है। ठीक है, समझा रखिए अच्छे से। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, वर्षाय की संधि क्या थी, इसकी शर्तें लिखिए तथा ये भी बताइए कि वर्षाय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी थी। ठीक है, तो पहले इसकी अपमानजनक शर्तें जो थी वो जर्मनी पे थोपी गई थी, वो शर्तें क्या थी। फिर यही इसकी शर्तें और यही संधि कारण बनती है बच्चों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो क्या विरासत छोड़ के गई हम लोगों के लिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का विचार छोड़ के गई, समानता का सिद्धांत छोड़ा इसने, बंधुत्व की भावना फैलाई इसने, प्रजातांत्रिक विचार हो गया, सामंतवाद का अंत हो गया। ऐसी बहुत सारी जो इसने क्या नाम है विरासत है फ्रांसीसी क्रांति ने वो छोड़ी। ठीक, सेम इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, इजीली आप पढ़ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहकारी समिति की भूमिका बताइए। तो एक सहकारी समिति खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनाव हुए, यानी कि सुधार हुए, और क्या क्या चुनौतियां आईं दरअसल। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रगति कैसे हुई, और शिक्षा की गुणवत्ता में चुनौतियां कौन कौन सी आई, सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन करवा रखे मैंने आपको, जैसे कि जो भारत है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से बच्चों। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि अक्षांश हैं, देशांतर है, ठीक है, समुद्र से दूरी है, ये 4 हो गए, देशांतर हो गया, और महासागरीय धाराएं हो गई, पृथ्वी का धरातलीय और स्थलीय विभाजन हो गया। ठीक है, और वायुदाब पवनें हो गई, ये चीज़ें हैं। फिर पश्चिमी घाट की विशेषताएं हमने देखी थी, तो पश्चिमी घाट की ये सारी विशेषताएं हैं। पूर्वी घाट की विशेषताएं देखिए हमने देखी थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका द्वारा जारी की गई रिटों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको मैंने अच्छे समझा रखा है। कौन कौन सी रिट जारी करती है बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख, ठीक है, अधिकार प्रक्षा लेख, इस तरह से। ओके बच्चों, अब सेम देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वो आगे पैसेज वाले। तो बच्चों मैंने आपको पिछले पेपर में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो भी यहाँ पे दिखा दिए हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी जो है हमारा ये 9वां पेपर जो हुआ है, ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर पाया अभी हमने पिछले 1 घंटा 10-15 मिनट में। अब जो अगली वीडियो होगी ना, उसमें हम पार्ट 2 को समझेंगे, और पार्ट 2 में जो हमारे बाकी क्वेश्चन बच गए हैं 5 नंबर के 9वें पेपर के, 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर का मैप, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।